कुमार सोना अकेडमी 23 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्लास 6 के बच्चों का जो मासिक टेस्ट हुआ था, उस मासिक टेस्ट का आज एनालिसिस कर रहे हैं। आप सभी लोग देखेंगे कि जो भी प्रश्न है, मैं उसे कोशिश करूंगा कि थोड़ा विस्तार से एनालिसिस करूं, तो आप लोग कृपया ध्यान से देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है कि इतिहास इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप लोग इस प्रश्न का आप सीधे शब्दों में आंसर दे सकते हैं कि लैटिन भाषा, यानी लैटिन शब्द से इतिहास शब्दों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है। जिस काल का लिखित विवरण होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का लिखित विवरण होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि अशोक ने अपने अभिलेख जो है किस लिपि में खुदवाए। तो बच्चे यहाँ सबसे पहले देखेंगे आप लोग अभिलेख से आप क्या समझते हैं, यानी कि अभिलेख कहते किसे हैं। तो ये जो अभिलेख जो लिखवाया जाता था, ये राजाओं के द्वारा लिखवाया जाता था या किसी विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा लिखवाया जाता था। मैक्सिमम उस समय राजे लोग ही दिखवाते थे ये सब चीज। और ये जब भी होता था तो कठोर सतहों पे लिखा जाता था, जो कि कुछ दिन तक रहे, मिटे नहीं। मान लीजिए कि पत्थर हो गया तो पत्थर पे लिखवाया जाता था, उसे खुरदरा बना के लिखा जाता था। और अभिलेख का सीधा अर्थ कह सकते हैं कि राजाओं के द्वारा लिखा गया आदेश। आप सीधे शब्दों में सब समझ सकते हैं। तो राजा के द्वारा जो लिखा गया क्या है, आदेश। आदेश को हम लोग क्या कहेंगे, अभिलेख। यानी उस समय राजा का जो आदेश होता था, उसे जो लिखा जाता था, उसी को हम लोग कहते हैं अभिलेख। और अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है पत्थर पे ही मिले। अशोक के मैक्सिमम अभिलेख पत्थरों पे ही मिले। कुछ कुछ अभिलेख जो है धातुओं पे भी मिले, पत्थर पे, धातु पे। तो मैक्सिमम अभिलेख राजा अशोक के जो है पत्थरों पे ही मिले। और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि सॉरी, हाँ, तो मैक्सिमम अभिलेख किस लिपि में लिखा गए थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, बाय ऑप्शन अगर जा रहे हैं तो ब्राह्मी लिपि। लेकिन अशोक के जो अभिलेख लिखे गए हैं 3-4 भाषा में लिखे गए हैं। एक तो यूनानी भाषा में है, एक अरेमाइक में है, और एक सेकेंड, थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ, और एक ब्राह्मी लिपि में है। और एक अभिलेख है जो कि बिहार में इनके अभिलेख पाए गए हैं, प्राकृत लिपि। प्राकृत लिपि में भी इन्होंने लिखा है अभिलेख को। हाँ, प्राकृत भाषा में, सॉरी, प्राकृत लिपि नहीं कहेंगे, यानी प्राकृत भाषा में भी लिखे हैं। तो लिपि की बात आ रही है तो ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हैं। और अशोक का ये मानना था कि ऐसे भाषा में लिखे हैं अभिलेख कि सभी प्रजा लोग इसे आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। इसलिए अभिलेख आसान शब्दों में अशोक के अभिलेख जो है पाए गए हैं। तो इस प्रश्न में हमारे ख्याल से आप लोग को अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डैश को इतिहास का जनक मानते हैं। इस प्रश्न में एक और प्रश्न बनता है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। इतिहास के पिता हो जाए या इतिहास के जनक हो जाए तो सारे क्या हो जाएंगे, हेरोडोटस। सारे क्या हो जाएंगे, आप लोग देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, हेरोडोटस। क्या हो जाएंगे, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को डैश करते हैं। सीधा सीधा सा ऑप्शन है, तिथि निर्धारण
किसको कहेंगे? कार्बन 14 को कहेंगे। एक सेकंड, इस प्रश्न में कहते हैं तिथि निर्धारण अगर करने की प्रक्रिया रहेगा यहाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कार्बन के 14 समस्थानिक के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। एक सेकंड, कार्बन के 14 समस्थानिक के सर हम लोग पता लगाते हैं कि वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं कितनी पुरानी है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन पद्धति। यहाँ क्योंकि आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि किससे पता लगाते हैं। अगर ये पूछा जाता कि किससे पता लगाया जाता तो आप लोग जवाब देंगे कार्बन 14, कार्बन 14। लेकिन यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को डैश करते हैं, तो आप लोग सीधे शब्दों में जवाब दे सकते हैं कार्बन पद्धति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, कार्बन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में 10 स्थित है। सारनाथ में 10 स्थित है कहने का मतलब है सारनाथ में अशोक के स्तंभ है। अशोक के स्तंभ है। सारनाथ में क्या है बच्चों? एक सेकंड, सारनाथ में अशोक के स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न, डैश पद्धति प्राचीन अवशेषों के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। अभी मैं इस सवाल का प्रश्न आंसर पहले ही किया हूं, कार्बन 14। यहाँ पे आप इसके जवाब दे सकते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 जो है समस्त यानी जो भी पुरानी वस्तुएं हैं, ये पता लगाया जाता है कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में 10 स्तंभ। सेम प्रश्न है, एक ही प्रश्न देखिए 2 बार रिपीट हो गया। आप लोग अगर ध्यान से देखे होते प्रश्न को, ये 2 क्वेश्चन आपके इजी में बनते, एक बना तो दूसरा भी बनता। सारनाथ में 10 स्तंभ है तो कौन सा स्तंभ है? अभी मैं बताया हूँ, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डैश समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो ये आपके पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक 2 पेज में जीवनी लिखा गया है, उसी में मेंशन किया गया है ये किस समुदाय के लिए अधिकारों के लिए लड़ाई किए थे। तो दलित समुदाय के जो भी लोग थे उनके लिए ये जो है लड़ाई लड़े थे। और ये लड़ाई लड़े थे क्यों? ये इनका जीवनी आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। जब ये जा रहे थे तो इन्हें बहुत ही एक मुंबई में जा रहे थे, एक क्या कहते हैं स्टेशन पे खड़े थे, उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती। इस कहानी को हम बाद में विस्तार से डिटेल में चर्च कर लेंगे। अभी इसमें आज एनालिसिस है तो ज़्यादा चर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? देखिए बच्चों, ये सारे प्रश्न मैं आप लोग को करवा चुका हूँ, और इतने आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होते तो इन प्रश्नों का आंसर देना बहुत कठिन नहीं था। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है ये आप लोग जान सकते हैं कि सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। नेक्स्ट, डैश के चारों ओर छल्ले होते हैं। देखिए आप लोग ये भी पढ़े हैं, किस ग्रह डैश के चारों ओर छल्ले होते हैं, मतलब किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो राइट आंसर एक, हाँ सॉरी एक 11। चलिए पहले इसका आंसर कर लेते हैं। तो ये शनि ग्रह के, यहाँ लिख दो, ये शनि ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? छल्ले होते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक छूट रहा था, डैश पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? बताएंगे बच्चों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह। देख सकते हैं कितने आसान आसान प्रश्न आए। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आप लोग एक प्रैक्टिस के लिए आप लोग हमेशा जो है आरोही क्रम में या सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की संख्या, ग्रहों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे
सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। एक सेकंड लिख दे रहा हूँ, बुध है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन सा है? मंगल है। मंगल के बाद कौन सा है? बृहस्पति है। सॉरी, जस्ट ए सेकंड, बृहस्पति है। बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और एक छूट रहा है, just a second, शनि, अरुण और वरुण। ये आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, उत्तरी बिहार में मिट्टी प्रायः डैश होती है। उत्तरी बिहार में मिट्टी जो है बलुई मिट्टी होती है। उत्तरी बिहार में प्रायः मिट्टी जो है बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, क्या कर रहा है, भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों का खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, त्योहार एक दूसरे से अलग है। यही भिन्नता क्या कहलाती है? विविधता में एकता। अब चैप्टर का नाम भी है, सबसे पहला चैप्टर का नाम है, बुक का भी नाम है विविधता में। यही क्या कहलाती है? विविधता में एकता। इसी का हम कह सकते हैं विविधता। देखिए मिलान करने का सवाल है, मैचिंग द 16 नंबर प्रश्न। आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का मिलान कीजिए। देखिए सबसे पहला ऑप्शन में बुध। आप देखेंगे कि बुध को हम किससे मिलाएंगे? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। एक सेकंड, देखिए बुध को हम 3 से मिला सकते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, तो नीला ग्रह हो गया पृथ्वी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा हो गया। अच्छा नेक्स्ट है उल्कापिंड। उल्कापिंड यहाँ देखेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? उल्कापिंड। ब्रह्मांड किसे कहेंगे? लाखों आकाश गंगा के समूह को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, और लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, और लाखों आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। वो कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं? जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। सभी ग्रह, एक सेकंड, सभी ग्रह जो है पूरब से या पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन मात्र 2 ग्रह जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमेंगे। एक सेकंड आप लोग को दिखा रहा हूं, एक तो शुक्र और दूसरा अरुण। दूसरा अरुण जिसे यूरेनस भी कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, एक शुक्र दूसरा अरुण। पहला नंबर शुक्र, दूसरा अरुण। ये इनका जो रोटेशन क्रम है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और पृथ्वी यानी बाकी 6 ग्रह जितने भी हैं सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे आपको अजीब लगा? तो सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि आपको अजीब लगा होगा पूरे जो जब ब्रह्मांड चैप्टर यानी हमारे सौर मंडल को आपने पढ़ा होगा तो आपको सबसे अलग लगा होगा पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि सबसे अलग लगा। और क्यों का कारण यह है कि यहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पे जीवन संभव है, यहाँ पे वायु मंडल है, यहाँ पे जल है। इसी वजह से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि पूरे ग्रहों में सबसे अलग लगा।
नेक्स्ट, अब यहाँ से आप लोग का विज्ञान का है। विज्ञान वाले सर आप लोग को एनालिसिस कराएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।